याद आता है कि आज़ाद हुए थे हम भी, लेकिन अफसोस के बर्बाद हुए थे हम भी। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत के इतिहास की वो तारीख जब अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की बेहद खौफनाक कीमत पर। अंग्रेज भारत तो छोड़ गए, लेकिन इस मुल्क को दो टुकड़ों में बांट गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बंटवारे ने लाखों लोगों को रातों रात अपने ही देश में बेगाना बना दिया। उन्हें अपना घर बार, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर एक नए मुल्क जाना पड़ा। 75 साल पहले खींची गई उस लकीर की टीस आज भी हजारों लाखों घरों में जिंदा है, जिसकी वजह से दुनिया ने सबसे बड़ा विस्थापन देखा। इतिहास के पन्नों में ये इंसानों का सबसे भयावह पलायन था। आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बंटवारे की आंखों देखी दर्दनाक पलायन की कहानी। बंटवारे ने जिनसे उनका वतन, उनकी मिट्टी, घर बार सब छीन लिया। चौथी की और छुट्टियां हो गई तो हम अपने गांवों में चले गए। फिर न स्कूल जाना नसीब हुआ, न गांव जाना नसीब हुआ। हम अपने बुआ के घर में ही छुट्टियां बिता रहे थे कि बंटवारा हो गया और वो नौबत आ गई कि अब हमें यहाँ अपने अपने घरों और स्कूलों में नहीं जाना है, हमें सरहद पार जाना है। और हम फिर इधर आ गए। ये कल्पना किसी को नहीं थी कि वो दिन आने वाले हैं कि यहाँ के सारे लोग घर बार छोड़कर कहीं और जा बसेंगे और यहाँ आकर बसने वाले और लोग आएंगे। ये कल्पना किसी को नहीं थी। ऐसा बंटवारा और ऐसा आबादी का अदल बदल संसार में किसी इतिहास में, कहीं किसी देश के इतिहास में नहीं हुआ जैसा हमारे यहाँ हुआ। 14 अगस्त की रात 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. घड़ी में 12 बजते ही संसद में मौजूद हर आंख नम थी। और फिर 15 अगस्त की वो सुबह भी आई जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था। नई दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में आज़ादी की खुशी मनाने सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ा था। देश एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ दर्दनाक नज़ारे दिल को कचोट रहे थे। कहीं ट्रेनों से तो कहीं घोड़े खच्चर से और कहीं सर पर पोटली लिए पैदल ही हर तरफ इंसान भाग रहा था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि 17 अगस्त तक दोनों देशों की सरहदों का ऐलान नहीं हुआ था। अकेले भेज दिया गया था। हमारे रिश्तेदार पुलिस कप्तान थे, वो अपने परिवार को लेने आए थे मिलिट्री के ट्रक लेकर, और वहाँ से जतोई से तो वो ट्रक में हमें ले आए मुल्तान में हम एक हफ्ता कैंप में रहे। तो वहाँ हफ्ता 10 दिन हम रहे। उसके बाद हमें बग़ैर छत की मालगाड़ी, ऐसी गाड़ियाँ भी होती हैं मालगाड़ियाँ जो अनकवर्ड होती हैं, तो उस बग़ैर छत की मालगाड़ी के डिब्बों में लाद कर खचाखच भर के हमें वहाँ से रवाना किया गया। और रास्ते में हमारे ऊपर कोई हमला तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं जहाँ गाड़ी ज़्यादा देर के लिए रुक जाती थी वहाँ हम लोगों की जान निकलने को होती थी, ख़तरा होता था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो उस गाड़ी से हम आए अटारी भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। वहाँ आकर गाड़ी से आए, फिर आगे लुधियाना तक उस गाड़ी से आए। 8-10 स्टेशन थे वो पाकिस्तान के थे, तो उसमें तो हम डरे डरे आए। और जैसे ही 8-10 स्टेशन पाकिस्तान के गुजरे और हिंदुस्तान का शहर आया, तो हमारे कोच में बैठे सब ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो बंटवारे के दौरान 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया था। और इस दौरान मजहबी दंगों और हिंसा में लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी
जानें गंवाई। सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आई। कि हम लोग वहाँ से तीन चीज़ें लाए, एक जान, दूसरा ईमान और तीसरी ज़ुबान। कि हमारे ऊपर किसी हमलावर का हमला नहीं हुआ, किसी की तलवार नहीं उठी, किसी की जान वहाँ रास्ते में आते हुए नहीं ली गई। ये और बात है कि लुट पुट के आए, कोई 3 कपड़ों में आया, कुछ छुपा छुपू के कुछ ला सका तो ले आया, बाकी जहाँ आए हम तो लगभग खाली हाथ आए। माता जी बड़ी सियानी थी, बाद में पता लगा जहाँ उनके दिमाग में क्या था, वो सोना वोना सब ले आई थी। लकीरें बेशक सरहदों पे खींची गई, लेकिन उसके गहरे निशान आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले लोग अपने दिलो दिमाग में जिंदगी के सबसे बड़े हादसे को समेटे हुए नए मुल्क में अपना वजूद ढूंढ रहे थे। जब देश बंट गया, हम लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा, तब भी ना तो हमें ये एहसास था कि हम जा रहे हैं तो हमेशा के लिए जा रहे हैं, ना उन लोगों को जिनसे हम बिछड़ रहे थे उनको ये एहसास था कि ये लोग आज जा रहे हैं तो चले जाएंगे और फिर कभी इनसे मिलना नहीं हो सकेगा। हैरानी की बात यह है कि डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के बीच अखंड पंजाब और बंगाल का बंटवारा करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ को सौंपी थी, वो व्यक्ति जिसने पहले कभी भारत को नहीं देखा था। रेडक्लिफ ने महज कुछ नक्शों, जाति और धर्म के आधार पर ब्रिटिश इंडिया के 2 प्रमुख प्रांत पंजाब और बंगाल के बीच बंटवारे की लाइन खींच दी। ये जो बर्बादी आज़ादी के साथ आई, सारे देश में इसका असर नहीं पड़ा। सारा देश तो आज़ादी मना रहा था, लेकिन 2 सूबे ऐसे थे, पंजाब और बंगाल। पंजाब के भी 2 टुकड़े हुए और बंगाल के भी 2 टुकड़े हुए। इधर वाला आधा पंजाब पाकिस्तान कहलाया, बंगाल का आधा हिस्सा बांग्लादेश जो अब कहलाता है वो मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया। तो ये 2 प्रदेश जो थे वो सबसे ज़्यादा कष्ट में गुजरे, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इन्होंने दी। रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा ऐसी खींचनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान पाकिस्तान में रह जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू और सिख भारत में रह जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेडक्लिफ ने जो लकीर खींची, उसने 50 लाख से ज़्यादा हिंदू और सिख को पाकिस्तान के पंजाब में छोड़ दिया और लगभग इतने ही मुसलमानों को भारतीय पंजाब में। जैसे 2 भाइयों को बंटवारे में घर की हर एक चीज़ बांट दी जाती है, वैसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ज़मीन के साथ ब्रिटिश इंडिया की संपत्ति को भी दोनों देशों के बीच बांटा गया। सिक्के, नोट, घोड़े, गाड़ियाँ, टाइपराइटर और यहाँ तक कि लाइब्रेरी में रखी किताबें भी। इसके साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए देने की सलाह भी दी, जो भारत ने जनवरी 1948 में पाकिस्तान को दे दिया। बादलों से जब बूंद निकली तो वो सोचने लगी कि मेरा क्या बनेगा। मैं किसी फूल में जाकर चू पड़ूंगी, किसी अंगारे पर जाकर शूं करके बुझ जाऊंगी, क्या बनेगा मेरा, मिट्टी में मिलकर समाप्त हो जाऊंगी। वो ये बातें सोच ही रही थी और तभी हवा का अनमना झोंका आया जो सीधा समुद्र की ओर गया और उस बूंद को भी अपने साथ ले गया। और वो वहाँ गई तो वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था, जिसमें वो बूंद गिरी, समा गई, सीप का मुंह बंद हो गया और वो बूंद मोती बन गई। तो उस कविता के अंत में शायर कहता है, कवि कहता है कि लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर, बूंद से मोती बना देता है। और वही स्थिति है कि हम लोग वहाँ से जब आए हैं तो निश्चय ही हम बूंद से मोती वाली स्थिति को पहुँच गए। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल नो दिस को सब्सक्राइब करें।